नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन फ्रॉम एवरी क्लास टू एवरी सब्जेक्ट टू एवरी टेक्स्ट बुक, एवरी कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पे आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। और हमारा सारा कंटेंट थ्रू यूट्यूब चैनल या फिर थ्रू वेबसाइट या फिर थ्रू ऐप आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन स्टूडेंट्स। हमारा जो चैनल है वो आपको न सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी कराता है, न सिर्फ आपके टेक्स्ट बुक कॉन्सेप्ट पढ़ाता है, पर आपके हर एग्जाम में आपका साथ देने के लिए हमेशा प्रयास करता रहता है। और उसी प्रयास में हमने आपके लिए एनटीएससी सीरीज लॉन्च की थी बहुत टाइम पहले, और इसी में हम लोग आपको रेगुलरली बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाते रहते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स प्रोवाइड कराते रहते हैं। और आज का जो हमारा सेशन है वो पूरा फोकस करेगा हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, जो कि मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो एनटीएससी में मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको पता है। उसमें भी एपी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लगभग सारे स्टेट्स में हर साल कम से कम एक क्वेश्चन तो यहां से आता ही है। और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो बोनस हो जाता है, बिकॉज एपी के कॉन्सेप्ट्स काफी इजीली एप्लीकेबल होते हैं और आसानी से इंसान अपने आंसर मार्क करके आगे बढ़ सकता है। तो हमने कॉन्सेप्ट लर्न कर लिए, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, लेकिन किसी भी परीक्षा की तैयारी, उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। तो इसलिए हम लोग प्रैक्टिस के रूप में जो डीपी की शीट सॉल्व करते हैं उसका ये है सेकेंड शीट। इसका फर्स्ट शीट हम ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। आपने अगर वो सेशन नहीं देखा है तो आज ही जाके देख लीजिए। यह है सेकेंड शीट का हमारा सॉल्यूशन सेशन। अगर आपने इस पूरी शीट के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया है अब तक, तो इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उठाइए हमारे शीट को, उसको डाउनलोड कीजिए, सॉल्व कीजिए, और उसके बाद फिर हम रूबरू होंगे और सारे क्वेश्चंस को आप इजीली हमारे साथ वेरीफाई कर सकते हैं कि सही अप्रोच के तहत आपने और हमने उस सवाल को सॉल्व किया या फिर नहीं। ठीक है, हो सकता है आपका जवाब पहले ही सही आ रहा हो और आंसर मैच हो रहा हो, लेकिन अप्रोच का यदि कुछ डिफरेंस है तो वो भी आपको सीखने को मिल जाएगा इस पूरे सेशन के दौरान। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ज्यादा नहीं, 8 से 10 सवाल होंगे मेरी उम्मीद के हिसाब से, बिकॉज बहुत ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, ये मुझे पता है। ये थोड़ा सा ऐसे कहते हैं ना, फिनिशिंग टचेस देने वाली बात है डीपी की शीट सॉल्व करना। चलिए, शीट 2 है हमारी, ये शीट 1 हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं और इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम देख चुके हैं। अगर आपने उन्हें भी नहीं पढ़ा है तो वो भी आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं हमारी एनटीएससी की प्लेलिस्ट से या फिर हमारी वेबसाइट या फिर ऐप से, जहां पे आप इजीली इन्हें देख सकते हैं। अब सवाल क्या बोल रहा है आपसे कि 7th टाइम 7th टर्म, देखो यहां पे 7वीं बार 7 टाइम्स 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम्स 11th टर्म। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहां पे पहले ही पार्ट में, और आपको बताना है 18th टर्म क्या होगी। तो पहले वाले के हिसाब से दो टर्म है, एक तो है भैया T7 जिसे हम कहते हैं 7th टर्म, दूसरा है T11। और ये दोनों बराबर कब हो जा रहे हैं? जब आप 7th टर्म का 7 टाइम्स कर रहे हैं। तो ये हो गया भैया 7 टाइम्स, और इधर पे 11th टर्म का हो गया 11 टाइम्स, तो ये हो गया T11। ठीक है, 7th टर्म का 7 टाइम्स, 11th टर्म का 11 टाइम्स आपस में क्या है? देखो ध्यान से देखो, लिखा है ऊपर इक्वल, मतलब बराबर हैं। अब इस जानकारी के हिसाब से, यहां दी हुई इंफॉर्मेशन के हिसाब से बताइए, मतलब हमसे पूछ रहा है कि बताइए 18th टर्म क्या होगी। तो जितना हम इसको सॉल्व कर सकते हैं उतना करेंगे, उसके बाद फिर 18th टर्म पे चर्चा करेंगे। चलिए, 7th टर्म तो भैया हो गया यहां पे 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म को आप लिखते कैसे हैं? तो सर पहले तो आएगा a, पहली टर्म जहां से शुरू हो रहा है पूरा मामला, तो a प्लस 6d है ना, और इधर पे आ जाएगा 11 टाइम्स ऑफ a प्लस 10d। यही होगा भाई। 11th टर्म में मतलब एक काम करना पड़ेगा तो 10d, 7th टर्म में एक टर्म करना पड़ेगा तो 6d। अब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7a प्लस 42d वुड बी इक्वल टू 11a प्लस 6, 11 10 से कितना हो जाएगा? 110d है ना। क्या बोला हमने? 7a, क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 6 42, 11a इंटू 11 10 110। कुछ कैंसिल हो जाता तो हम कर देते, पर फिलहाल तो नहीं हो रहा है। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे? सीक्वेंस चेंज करेंगे, तो 110 यहां पे आ जाएगा नेगेटिव, प्लस 42d पॉजिटिव, इधर पे 11a माइनस 7a हो जाएगा, है ना। प्लस 7a साइड चेंज करेगा तो माइनस 7a। अब 110 में से 42 घटाना है, कितना होगा? सर 10 में से 2 गया तो 8, ठीक है, और
10 में से फिर 4 गया तो 6, 68 बचेगा क्या, -68। एक बार चेक कर लो सर, 110 में से आपने 42 घटाना है, चेक करो एक बार, तो 11 की जगह आ जाएगा 10, यहाँ पे 10 में से 2 गया 8, 10 में से 4 गया 6, जी हाँ बिल्कुल 68 आएगा, तो -68D इक्वल टू 4A। अब आप डिवाइड करेंगे तो -68D डिवाइड बाय 4 इज द वैल्यू ऑफ A, सिंप्लीफाइड वर्जन जिसे हम कहते हैं। डिवाइड करेंगे आप तो कितना मिलेगा सर, 2 4 1 जा 4, 28 बचा, तो 4 7 जा 28, तो 17 बच रहा है क्या, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि -17D इज द वैल्यू ऑफ A। और कुछ ऑप्शन बच रहा है हमारे पास, नहीं सर, इतना ही सॉल्व होने पे आ रहा है, तो वही हम लिखेंगे कि -17D इज द वैल्यू ऑफ A। चलिए, तो इन जो हमारा पहला पार्ट था उसकी जानकारी से हमें इतना ही निष्कर्ष मिल रहा है। अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे, जो 18th टर्म निकालनी है। तो भाई T18 18वीं टर्म निकालने के लिए A प्लस कितना करना पड़ेगा, 17D, क्योंकि पहली टर्म ऑलरेडी कवर हो चुकी है, तो बची हुई 17 स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा, तब तो 18 पे पहुंचोगे। ठीक है, चलिए, तो A की वैल्यू जो हमें ज्ञात हुई है पहली इंफॉर्मेशन से, वो कितनी है कि A इज इक्वल टू -17D, तो -17D प्लस 17D, ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस T18 हो जाएगा 0 के बराबर, कितना, 0 के बराबर T18 हो जाएगा आपका। यहां पे कौन सा है भाई, ऑप्शन सी है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 18 के बराबर, इसी को आप मार्क करेंगे। 0 आया हमारा आंसर, 0 भी तो ऑप्शन के रूप में, सॉरी देखो देखो यहां पे जल्दबाजी नहीं करनी है, ऑप्शन डी सही है कि 0 है आंसर। ठीक है, 18th तो टर्म था, जवाब 18 नहीं, तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, हमेशा अपने जवाब को एक बार क्रॉस वेरीफाई करना है मार्क करते समय। डी की वैल्यू 0 हमारे हिसाब से, ऑप्शन डी विच इज 0 हमारे हिसाब से वही ठीक आंसर है। कंप्यूटर जी जवाब वेरीफाई करें तो भाई उनका जवाब भी है ऑप्शन डी, हमारा जवाब भी ऑप्शन डी। यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर, ऑप्शन डी हमने मार्क कर दिया था। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि इफ द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी की लास्ट टर्म दी है यहां पे आपको कितनी, -41, तो आपको एपी भी बता दी है ना, और आपको लास्ट टर्म भी बता दी है, तो ये लिखा है देखो लास्ट टर्म, तो आपको कितनी संख्याएं हैं एपी में, कितने टर्म्स हैं ये बतानी है। ठीक है, देखो ऑप्शन दिया हुआ है 46, 25, 24, 23। कैसे शुरू करोगे सर, पहले तो एपी दी है तो हम T1 वगैरह लिख लेते हैं, तो T1 है 5, T2 है 3, इसी के हिसाब से D की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, नेगेटिव में जा रहा है, नीचे जा रहा है तो -2 होगा, 3 में से 5 माइनस के, D की वैल्यू -2। अब आपको दे दिया है Tn, nth टर्म कितनी है, -41। अच्छा, Tn या फिर nth टर्म निकालते कैसे हैं, तो सर Tn या फिर nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है A या फिर T1 जो भी आप लिखते हो n-1 इंटू D, तो यहां पे आप ब्रैकेट में लिख दो A है ये T1, और A एक ही चीज है, बस नाम अलग अलग है। जैसे होता है ना घर का नाम चिंटू, गोलू, पिंटू, बबलू, और बाहर का नाम होता है एकदम अच्छा सा बढ़िया सा भैया, कि जैसे रघुवीर हो गया, घर का नाम है प्यार से रघु, तो ऐसे ही होता है। A और T1 दोनों सेम ही चीज है, बस नाम अलग अलग रख दिया जाता है। तो Tn है -41 आपने लिख दिया, A की वैल्यू है 5, उसको भी हम फिल कर देंगे। n-1 अभी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि n की वैल्यू ज्ञात नहीं है। D की वैल्यू है -2, और बची हुई टर्म T2 वगैरह कोई खास यहाँ पे यूज नहीं है। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो -41 -5 हो जाएगा, क्योंकि +1 है, साइड चेंज करेगा तो माइनस हो जाएगा, n-1 इंटू -2। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे 41 -5 कितना हो जाएगा सर, -41 -5 दोनों नेगेटिव हैं, और नेगेटिव नेगेटिव जोड़ेंगे तो पॉजिटिव हो जाता है, जवाब हो जाएगा -46 इज इक्वल टू n-1 इंटू -2। -2 यहां मल्टीप्लीकेशन में है, साइड चेंज करेगा तो डिविजन, -46 अपॉन -2 इज द वैल्यू ऑफ n-1। माइनस से माइनस कैंसल, 46 और 2 डिवाइड हो जाएंगे, कितना मिलेगा आपको उत्तर के रूप में सर, 46 डिवाइड बाय 2 करेंगे हम तो उत्तर के रूप में मिलेगा 23। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 इज द वैल्यू ऑफ n-1। तो क्या 23 हमारा आंसर होगा, नहीं सर, अभी आंसर खत्म कहां हुआ है, -1 को यहां भेजेंगे तो +1 हो जाएगा, तब मिलेगी n की वैल्यू 24, जो कि है यहां पे ऑप्शन सी। कितना है आंसर सर, आंसर है 24 टर्म्स, कितनी, 24 टर्म्स हैं इस एपी में जिसकी
nth टर्म है -41। ठीक है, चलिए आसान था प्रश्न, सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन था, ज्यादा कुछ उसमें ट्रिकी अफेयर नहीं था, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते थे। चलिए ऑप्शन सी 24 टर्म्स कंप्यूटर जी वेरीफाई करेंगे, उनका जवाब ऑप्शन सी 24 सही है, हमारा जवाब से मैच हो रहा है, तो कंप्यूटर जी आगे बढ़ेंगे हमारे साथ। प्रश्न नंबर 3, अब एक एपी की nth टर्म की देखो पर जानकारी दी गई है कि nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी इज an इक्वल टू 5n-3। ठीक है, आपको बताना है सम ऑफ किसका, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब कैसे पता लगाएंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, देखिए सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स आपको पूछा गया है, कैसे पता लगाएंगे इसके बारे में। सर an दिया हुआ है, उसकी मदद से काफी कुछ मिल जाएगा सर, लेकिन ये an का कैसा रूप दिया गया है 5n-3। देखो होता क्या है बेसिकली, कई बार किसी व्यक्ति को an के बारे में जब आप बताते हैं तो a और d की वैल्यू ज्ञात होती है, तो वह व्यक्ति a और d की वैल्यू रख के थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता है an की वैल्यू पता लगाने के प्रोसेस को, तो ये उसी के प्रकार है। ठीक है, तो यहां पे किसे क्या दिया गया है भाई, nth टर्म निकालने का ये तरीका है। अब अगर यहां पे मान लें n की वैल्यू 1, ठीक है, क्या मान रहे हैं आप कि भाई n की वैल्यू है 1, यदि n की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा a1 या फिर t1 जो भी आप लिखें, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 × 1 - 3 दैट इज इक्वल टू 5 - 3 मतलब 2। फिर n की वैल्यू रखी आपने 2, तो आपकी a2 या फिर t2 क्या हो जाएगा, तो 5 × 2 - 3 दैट इज 10 - 3 मतलब 7। ठीक है, इसके बाद आपने रखा n की वैल्यू 3, तो a3 या फिर t3 क्या हो जाएगा सर 5 × 3 - 3 दैट इज 15 में से 3 गया तो 12। ऐसे ही अगर आपको 10th टर्म तक बोला है, फर्स्ट 10 टर्म्स बोला है, तो n इक्वल टू 10 निकाल दो, कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा a10 या फिर t10 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 5 × 10 - 3, तो 5 × 10 = 50 - 3 किया तो कितना हो जाएगा सर 47 बचेगा। अब आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई, 10th टर्म आ गई, a की वैल्यू पता है आपको, d की वैल्यू पता है, क्या निकालना है आपको, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालना है। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालना है मतलब sn का यूज होगा, दो फॉर्मूले n/2 2a + n - 1 × d या फिर a + an। मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास nth टर्म और फर्स्ट टर्म दोनों उपलब्ध हैं, तो अगर वो उपलब्ध हैं तो उनका मैक्सिमम फायदा उठाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, चलिए s10 10/2 साथ में आप लिखेंगे a की जगह पे कितना सर, a की जगह पे आ जाएगा 2 और an की जगह पे आ जाएगा 47, कितना आ जाएगा 47, तो 10 / 2 करोगे तो बचेगा 5, तो s10 हो जाएगा 5 × 47 + 2 मतलब 49। अब बस इनको मल्टीप्लाई करना और हमें हमारा गर्मा गर्म जवाब मिल जाएगा। 9 × 5 = 45, 5 यहां 4 ऊपर, 5 × 4 = 20 + 4 तो 245 हमारा उत्तर आएगा, कितना 245 जो कि है ऑप्शन बी। कोई समस्या, कोई शंका, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसानी से आपने सॉल्व कर लिया। एक और तरीका जो यहां पे व्यक्ति यूज कर सकता है वो ये कि ये पहली दूसरी तीसरी टर्म को देखते हुए सबसे पहले d की वैल्यू निकाल ले, और यहां पे इस फॉर्मूले की जगह जो दूसरा फॉर्मूला है जो कि होता है n/2 2a + n - 1 × d, उसका उपयोग करके भी अपना जवाब बता सकते हैं। दोनों ही केसेस में जवाब सेम ही आएगा, आप चाहें तो स्वयं ट्राई करके देख सकते हैं, कोई शंका नहीं है मुझे इस बात पे। चलिए ऑप्शन बी हमारा भी ठीक है, कंप्यूटर जी ने भी वही बताया है कि भैया ऑप्शन बी सही है। स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न क्रमांक 3 क्या बोल रहा है, माफ कीजिएगा 4 क्या बोल रहा है हमसे कि सम ऑफ n टर्म्स दिया। देखो पिछले सवाल में क्या बोला था आपसे, पिछले सवाल में आपको an दिया था, इस बार सम दे दिया है, ठीक है, और आपको nth टर्म निकालनी है इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो बेसिकली आपको पहले इसका यूज करके a d इन सब की वैल्यू पता करनी है, फिर उसे nth टर्म में पुट करके सिंप्लीफाइड वर्जन निकालना है। तो सबसे पहले जो यूज करना है उसको लिख लेते हैं। तो भाई Sn की चर्चा होगी यहां पे। Sn है 2n² + 5n। कैसे शुरू करेंगे
सर n की अलग अलग वैल्यूज पुट करके, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले हम पुट कर सकते हैं n इज इक्वल टू 1, शुरू हमेशा 1 से ही करते हम। जब आप n इक्वल टू 1 पुट करेंगे आप लिखेंगे S1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1। क्या हो जाएगा ये सर? ये हो जाएगा 2 प्लस 5 तो मतलब 7 हो जाएगा। अब आप थोड़ा सोचिए S1 का क्या तात्पर्य है? सर S1 का तात्पर्य है सम कर रहे हैं हम लेकर, लेकिन किसका? एक ही पहली ही टर्म का सम कर रहे हैं, मतलब पहली ही टर्म में कुछ और ऐड नहीं होगा, केवल और केवल पहली टर्म को ही लिया जा रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इस AP का पहली टर्म T1 वुड बी इक्वल टू 7। T1 लिख लो, A लिख लो, A1 लिख लो, जो भी नाम लिखें आप, ये तीनों किसके बराबर हैं? 7 के बराबर है। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। चलिए अब यहीं से आगे हम बढ़े अगर, तो n की वैल्यू 2 पुट करेंगे। n की वैल्यू 2 पुट करते समय क्या मिलेगा आपको सर? S2 मिलेगा। वो कितना होगा? तो सर वो होगा 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2। ये आपने क्या किया? जहां जहां पे n था वहां पे n की जगह पे रख दिया 2। पहले 1 रखा था, 2 रखा। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 सा हो जाएगा 8 प्लस 5 2 सा हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10 और 8 18। अब S2 का क्या तात्पर्य है? तो सर S2 का मतलब होता है पहली और दूसरी टर्म का एडिशन। क्या होता है S2 का मतलब? पहली और दूसरी टर्म का एडिशन। तो T1 तो आपको पता था 7, दूसरे स्टेटमेंट से आपको मिला T1 प्लस T2 मिला के है 18। तो अगर आप T1 आपको पता है तो T2 आप निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा? तो 18 में से 7 हम माइनस करेंगे, हमारा जवाब आएगा 11। तो आपकी सेकेंड टर्म कितनी हो गई? 11 हो गई। तो यहां पे हम थोड़ा सा जगह की कमी के कारण इस कैलकुलेशन को इरेज करते हुए सिर्फ इतना लिख रहे हैं कि T2 की वैल्यू है 11 के बराबर। चलिए अब एक बार हम श्योर होने के लिए N3 भी रख लेते हैं भैया, थर्ड टर्म भी प्राप्त कर लेते हैं ताकि थोड़ा हमें AP का सिंक मिल जाए, है ना, और अगर कुछ गलती होगी तो वेरीफाई भी हो जाएगा। तो S3 हो जाएगा हमारा यहाँ पे कितना सर? S3 हो जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3, मतलब कितना सर? 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 प्लस 5 3 15, तो जोड़ जाड़ के आ जाएगा 33। अब S3 का मीनिंग क्या होता है? S3 के मायने क्या होते हैं सर? S3 के मायने होते हैं कि जब आप पहली, दूसरी और तीसरी टर्म को जोड़ते हैं। किसको? पहली टर्म, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म को यदि जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है जोड़ करने पे? तो 33 आ रहा है। ठीक है, T1 T2 मिला के आपने लिखा है भाई 7 और 11 आपने पहले ही मेंशन कर दिया, तो केवल अब आपको T3 निकालना है। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो 18 प्लस T3 हो जाएगा 33, माइनस करेंगे आप तो T3 की वैल्यू आएगी 15। कितनी? 15। तो यहां से पूरी कैलकुलेशन को यूज करते हुए हम केवल इंपॉर्टेंट जानकारी क्या लिखेंगे कि T3 की वैल्यू है गुरुदेव 15। चलिए तो ये मिल गई हमें T3 15। अब आपको देखो AP आपकी सेट हो गई 7 11 15, तो A की वैल्यू हो गई 7, D की वैल्यू हो गई 4। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है nth टर्म, संख्या नहीं दी है, nth टर्म निकालना है। तो Tn निकालने का फॉर्मूला होगा T1 प्लस n-1 इंटू D। D की वैल्यू हमें ऊपर से लिखी हुई टर्म से मिल रही है, तो भैया T1 की जगह हमने लिखा 7। जितना पता है उतना लिख दो। आपको nth टर्म नहीं पता तो वो n रहेगा, तो देखो ऑप्शन में भी n रहा है, मतलब आप सही जा रहे हैं। तो T1 लिखा आपने 7, आपने n की जगह आपने कुछ नहीं लिखना है तो n-1। D है आपका 4, क्योंकि 7 और 11 तो गैप कितना होगा? 4 का हो गया। अब इसको जितना सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं उतना करेंगे, तो 7 प्लस 4n-4 सॉल्व किया आपने तो Tn हो जाएगा आपका 4n प्लस 3। तो ये होता है nth टर्म का थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म, दैट इज 4n प्लस 3। जहां आपको n की वैल्यू नहीं पता पर a और d की वैल्यू पता है, तो उतनी वैल्यूज को यूज करते हुए आप अपनी nth टर्म का सिंप्लीफाइड वर्जन निकाल सकते हैं। ठीक है, जब आपसे पूछा जाए तब। हर सवाल में नहीं करना भाई, रिक्वायरमेंट होगी सवाल की तो बिल्कुल करना है, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पे एक बार कंप्यूटर जी से पूछ लेते हैं भाई उनका जवाब क्या है। तो उनका जवाब भी है ऑप्शन सी, दैट इज 4n प्लस 3। आसान प्रश्न था, बस खाली यहां पे आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करके अपनी सम ऑफ अलग अलग टर्म्स निकालनी थी, फिर T1 T2 T3 आइडेंटिफाई करके
बाकी चीजों को समाप्त करना था। चलिए पांचवा प्रश्न है, 3 नंबर है ए, बी और सी, वो क्या है, एपी में है, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी कंडीशन वो लोग सेटिस्फाई करेंगे। चलिए तो ए बी सी 3 टर्म है, तो हम यहां पे लिख देते हैं। तो सर्वप्रथम ए बी सी, अब इनको अगर आप देखें तो मान लीजिए आपकी पहली टर्म है अगर ए, तो दूसरी टर्म हो जाएगी a प्लस एक्स और तीसरी टर्म a प्लस 2x, ऐसा ही कुछ होगा। अब यहां पर इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो हमें चेक करना है, ठीक है। देखो पहली कंडीशन अगर हम देखें क्या वो सेटिस्फाई हो रही है, b इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस सी, पुट करो, b की जगह पे आएगा a प्लस एक्स, यहां पे हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस 2x, ए की जगह पे a और c की जगह a प्लस 2x। अब आप इसको देखेंगे तो शायद आपको देखते से ही समझ में आ रहा होगा कि कहां ये 2a प्लस 2x का होल मल्टीप्लाइड बाय 2, यहां केवल a प्लस एक्स, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा भाई, a प्लस एक्स इक्वल्स टू 2, एक और बार है, आपने 2 एक और बार ले लेना है, तो इंटू 2 कॉमन लेके तो भी a प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया सर 4 टाइम्स ऑफ a प्लस एक्स ना, इसमें कुछ बात नहीं बनी। चलिए इसको हम क्लियर कर देते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, रिजेक्ट, क्योंकि वो ए बी सी की कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब ऑप्शन बी देख लेते हैं। ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है, तो भाई ऑप्शन बी है 2b इज इक्वल टू a माइनस सी। चलिए करके देखते हैं। 2b मतलब ट्वाइस ऑफ a प्लस एक्स, a की जगह आ जाएगा केवल a और माइनस a माइनस 2x, क्योंकि c नेगेटिव है तो ये दोनों टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी। माइनस किया तो यहां पे केवल माइनस 2x बचेगा, जो कि 2a प्लस 2x के बराबर तो नहीं है। तो मतलब ऑप्शन बी भी हमारा सही नहीं है। इसी प्रकार ऑप्शन डी भी देख लें, क्योंकि लगभग सेम ही लाइंस पे चल रहा है, बस थोड़ा सा अलग माइनस करना है, तो उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। तो वहां पे है b इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ किसका है, a माइनस सी। चलिए थोड़ा सा डिफरेंस, तो b की जगह a प्लस एक्स एज इट इज, यहां पे हो जाएगा 2 इंटू a माइनस a प्लस 2x, ये भी सॉरी माइनस 2x हो जाएगा बिकॉज नेगेटिव है ना। अब यहां पे आप अगर सॉल्व करेंगे तो a प्लस एक्स ट्वाइस ऑफ a माइनस एक्स हो जाएगा, a माइनस ए हो जाएगा 0 माइनस 2x, तो ये भी बराबर नहीं आएंगे। तो मतलब ऑप्शन डी भी हो जाता है रिजेक्ट। बचा क्या सर, एक ऑप्शन सी बचा, पर उसको भी हम वेरीफाई तो कर ही लेते हैं। हो सकता है कल को ऑप्शन डी की जगह नन ऑफ दीस आ जाए और आप बोलो कि नहीं सर ने तो वेरीफाई नहीं किया था, मतलब यही जवाब होगा। हाँ ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। चलो ऑप्शन बी इक्वल सी हो जाएगा, बी इक्वल्स टू ए प्लस सी अपॉन 2, पुट कीजिए वैल्यूज। तो बी की जगह हो जाएगा a प्लस एक्स, ए की जगह a, सी की जगह a प्लस 2x एंड होल डिवाइड बाय 2। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a प्लस ए हो जाएगा 2a, x प्लस एक्स 2x होल डिवाइड बाय 2। आप चाहेंगे तो 2 कॉमन ले सकते हैं ताकि कुछ कैंसिल हो जाए, तो 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा a प्लस एक्स और ऊपर का 2 और नीचे का 2 आपस में कैंसिल, तो LHS और RHS बराबर आ गए। तो मतलब अब होगा रंग का बदलाव और ऑप्शन सी को हम सही जवाब के रूप में मार्क कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज b इज इक्वल्स टू a प्लस सी अपॉन 2। और ये शायद बहुत कॉमन नोटेशन है, क्योंकि बहुत बार इसको यूज किया जाता है एज अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट इन एपी, जहां पे मिडिल टर्म इज द मीन या एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, ठीक है। अगर 3 टर्म्स हैं तो ऑप्शन सी यहां पे b इक्वल्स टू a प्लस सी अपॉन 2 ये बिल्कुल सही होता है। काफी जगह पे इसको डायरेक्टली भी यूज किया जाता है, पर आज हमने थोड़ा इसको प्रूफ वाइज भी देख लिया, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी सही है, कंप्यूटर जी वेरीफाई कर दीजिए, उनका जवाब भी ऑप्शन सी बिल्कुल सटीक, हमारा जवाब भी ऑप्शन सी बिल्कुल सही। तो यहां पे हो जाएगी स्क्रीन क्लियर और हम मूव करेंगे अब अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न क्रमांक 6। क्या बोल रहा है आपसे कि mth टर्म ऑफ एन एपी, mth टर्म ऑफ एन एपी इज कितना 1/n। तो mth टर्म दी आपको 1/n और nth टर्म दी है 1/m। तो आप बताइए mnth टर्म क्या होगी। अब देखो यहां पे इसी लॉजिक पे, मतलब पहला स्टेटमेंट यही रहेगा, लेकिन दूसरे वाले स्टेटमेंट में क्या पूछा जा रहा है उसमें काफी वेरिएशन आ जाते हैं। कई बार आपको सम बोल देंगे,
कई बार आपको mnth की जगह m/nth पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ लेते हैं, पर पैटर्न सेम ही रहता है। लगभग सॉल्व करने का तरीका वही रहता है कि पहले जो गुणा भाग लगा के a और d की वैल्यू निकालो, उसके बाद फिर अपने आप mnth टर्म मिल जाएगी। ठीक है, जैसे यहां पे अगर आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो पहली वाली जो mnth टर्म है, जिसको आप tm बोल सकते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होगी सर? उसकी वैल्यू होती है वैसे तो a प्लस m-1 इंटू डी, और ये है किसके बराबर? 1/n के बराबर। चलिए, और tn जो दूसरी टर्म है वो हो जाएगी a प्लस n-1 इंटू डी, जो कि है 1/m के बराबर। अब यहां पे अगर आप सोचें क्या हम इनको दोनों को माइनस कर सकते हैं, क्योंकि माइनस करेंगे तो कम से कम एक वेरिएबल तो गायब होगा। अब पहले लेकिन माइनस करने से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो a प्लस डी एम माइनस डी इज इक्वल टू 1/n। ये क्या किया? जो d ब्रैकेट के बाहर था उसे मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां पे a प्लस डी एन माइनस डी इज इक्वल टू 1/m। अब आप चाहें तो दोनों को आराम से माइनस कर सकते हैं। a से a माइनस तो शून्य बचेगा, यहां पे dm माइनस dn हो जाएगा। ठीक है, m माइनस n हो जाएगा क्योंकि, और माइनस डी और प्लस डी भी कैंसिल होके हो जाएगा शून्य। सर प्लस डी कैसे आया? तो प्रभु बाहर का माइनस साइन है, अंदर जाएगा तो पॉजिटिव कर देगा इसको, ऊपर वाला नेगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और इधर बचेगा 1/n माइनस 1/m। अब हम क्या करें सर? d को ले लेते हैं कॉमन, तो यहां बचेगा m माइनस n। इधर पे आप ले लेंगे अगर एलसीएम तो आपके पास बचेगा m माइनस n होल अपॉन mn। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे d की वैल्यू आपको मिल सकती है। सर वो कैसे? तो देखो यहां पे m प्लस n है न्यूमरेटर में, यहां पे भी बेसिकली आप लिख सकते हैं m माइनस n इज मल्टीप्लाइड बाय 1/mn, है ना भाई? लिखने का तरीका अलग, लेकिन बात तो एक ही है, चाहे इसके डिनोमिनेटर में लिखो चाहे वहां अलग से लिखो। और उसके पीछे का कारण बहुत सिंपल है कि जब आप ऐसे लिख रहे हैं तो आप बेसिकली कुछ चीजों को कैंसिल कर रहे हैं। किसको सर? दोनों तरफ m माइनस n है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के इतनी पूरी मेहनत से आपको क्या इंपॉर्टेंट जानकारी मिली कि d की वैल्यू इज इक्वल टू 1/mn है। क्या है d की वैल्यू? 1/mn। ठीक है, अब d की वैल्यू मिल गई तो एक काम करो, लगे हाथ a की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। अब सर वो कहां से निकालेंगे? तो इनमें से किसी भी इक्वेशन में आप d की वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व होकर आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें रखूं पहली वाली में, तो a प्लस m-1 इंटू 1/mn रखा मैंने, d की वैल्यू प्राप्त की और इक्वल टू 1/n। a तो हमें पता लगाना है तो उसको रहने दो। ये 1/mn जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एक बार m से मल्टीप्लाई होगा और एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब जब आप इसको m से मल्टीप्लाई करेंगे तो mm कैंसिल, तो कितना बचा? तो सर a प्लस 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। अब क्योंकि दोनों तरफ है 1/n तो उसको कैंसिल करने का अधिकार है हमें, बिल्कुल है सर। पॉजिटिव पॉजिटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो गए। a बचेगा 1/mn के बराबर। कहानी से क्या मिला आपको? एक और वैल्यू की a की वैल्यू है 1/mn। अब इससे ज्यादा जानकारी आपको क्या चाहिए? आपको अब mnth टर्म निकालनी है, वो तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ पे स्क्रीन को इरेज करके अपना पूरा जगह बना लेते हैं जहां पे हम आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, a मिल गया, d मिल गया, सब यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन हो गया। बस केवल अब ये क्या बचा है? mnth टर्म निकालना है। तो भैया tmn अर्थात mnth टर्म हो जाएगा a प्लस mn जो भी पोजीशन है -1 इंटू डी। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, a की जगह लिखा आपने 1/mn, फिर यहां पे है प्लस mn-1 इंटू वॉट? इंटू 1/mn जो कि है d की वैल्यू। दोनों सेम ही है, a और d की वैल्यू, पर हमने दोनों को रख दिया। अब सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगे, तो mn इंटू ये पूरा हो जाएगा, तो प्लस mn इंटू 1/mn माइनस यहां पे हो जाएगा 1/mn। तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यहां पे आप कैंसिल आउट कर देंगे। यहां पे m से m कैंसिल, n से n कैंसिल, पूरा कैंसिल होकर केवल 1 बचेगा। देखो ये दोनों कट गए, वो तो 0 हो गए, पर ये बीच में जो 1 मल्टीप्लीकेशन वाला जो है, मल्टीप्लीकेशन के बाद बचेगा, तो 1 आपका जवाब होना चाहिए, जो कि यहां पे ऑप्शन ए में साफ साफ दिख रहा है। आसान।
अगर वो आपसे SN पूछते तो क्या करते सर, A और D की वैल्यू पता है उसको हम रख के SN निकाल लेते, वेरी गुड। अगर आपसे वो क्या पूछता, मान लो आपसे वो पूछता कि भैया बता दो m/nth टर्म, तो क्या करोगे, यही फॉर्मूला यही तरीका, बस केवल A और D की वैल्यू जो भी मिली है आपको वो रखते हुए अपना जवाब बताएंगे। ठीक है, कोई शंका कोई दिक्कत मन में नहीं सर। यहां पे एक बार कंप्यूटर जी से और पूछ लेते हैं, उनका जवाब भी है ऑप्शन ए, अच्छा प्रश्न, इजी सॉल्यूशन, स्क्रीन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है कि 20th टर्म और 12th टर्म के बीच में डिफरेंस, दोनों को माइनस करने पे कितना आ रहा है, -32 आ रहा है। आप बताइए कॉमन डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, तो A20 को पहले देखते हैं। A20 कितना होगा सर, हमेशा की तरह एक कम, तो A + 19D, वेरी गुड। इसमें से आप किसको माइनस कर रहे हैं, 12th टर्म को, तो माइनस करने पे A + 12 में से एक कम जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 11D। ठीक है, तो A + 11D, तो 19 यहां 11 यहां हो गया, और इन दोनों को माइनस करने पे मिल रहा है -32। ठीक है, अब आप क्या करेंगे सर, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, तो A + 19D माइनस A माइनस 11D = -32। अब देखो यार नसीब कितना अच्छा है आप लोगों का, A से A कैंसिल, केवल 0 बचेगा। 19 में से 11 गया तो कितना बचा सर, 8 बचेगा, और ऐसा करने पे जवाब कितना मिल रहा है, -32। तो 8D = -32, तो D की वैल्यू हो जाएगी -32/8, दैट इज -4। ठीक है, D की वैल्यू कितनी, -4, जो कि है ऑप्शन बी के रूप में। आपसे और कुछ पूछा है क्या, नहीं सर, केवल यही पूछा है कि D की वैल्यू कितनी है। हमने यहाँ पे सीधे सीधे इक्वेशन को सॉल्व करते हुए अपना आंसर बता दिया। भाई जो जानकारी दी थी वही हमने यूज की, खाली यहाँ पे लॉजिक क्या लगना था, कैसे 20th टर्म को आप क्या लिखते हैं, किस फॉर्म में आप दोनों को एक्सप्रेस करते हैं और अपना जवाब बताते हैं। तो ऑप्शन बी हो गए यहाँ पे -4 हमारा उत्तर। कंप्यूटर जी कृपया वेरीफाई करें, उनका जवाब भी है ऑप्शन बी -4, मतलब सवाल को सही सुखद अंत देने का समय आ गया है। इसी के साथ 7वां प्रश्न भी समाप्त। सवाल क्रमांक 8, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज -2, एक AP का कॉमन डिफरेंस कितना है, -2 है। ठीक है, तो आपको बताना है A30 - A12 कितना होगा। सर A30 - A12 पूछ रहा है, हमें A तो बताया ही नहीं है, तो हम 30 तो 12th टर्म निकालेंगे कैसे, ऐसा कहीं लिखा है कि निकाल के माइनस करो, नहीं लिखा है। तो हमारे पास यहां पे ये कंपल्सन नहीं है कि आप 30th टर्म निकालिए, 12th टर्म निकालिए, फिर माइनस करके जवाब दीजिए, क्योंकि पूरी जानकारी ही नहीं दी है। तो यहां पे हम करेंगे स्मार्ट वर्क। किस प्रकार का, तो भाई A30 - A12 बोला है, ठीक है, आपने जो बोला है वो आपको निकाल के दे दिया जाएगा। A30 को हम लिखेंगे A + 29D, है ना। व्हाट इज A12, तो ये हो जाएगा -A + 11D। ध्यान रखना एकदम, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। कई बार लोग पूछते हैं सर ये 30 का 29 कैसे हो गया, तो मैं हर बार रिपीट करता हूं कि पहली टर्म आ चुकी है, अब आपको 30 तक जाना है, तो पहली आप ऑलरेडी ले चुके हो, अब आपको कितने और लाने पड़ेंगे, 29 और लाने पड़ेंगे। अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं, क्योंकि माइनस तो करना ही है। अब वैल्यू निकालने के बाद माइनस हो या पहले माइनस हो जाए, हमारा तो काम ही आसान होना है। तो A - A हो जाएगा 0, 29 में से 11 गया तो 18 बचेगा। D साथ में 9 में से 1 गया तो 8, और 2 में से 1 गया तो 1, 18D है। D की वैल्यू है -2, उसको रख देंगे तो हमें शायद दोनों का डिफरेंस मिल जाए। 18 दूनी 36, तो यहां पे हो जाएगा -36, जो कि है ऑप्शन सी के रूप में। ठीक है, ये क्या किया आपने, ऑप्शन सी निकाला। कैसे निकाला, तो भाई कॉमन डिफरेंस पता है आपको, A30 - A12 यूज करते हुए आपने अपना जवाब निकाला विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग 30th एंड 12th टर्म। हमने कुछ ऐसा किया कि हमें 30th और 12th टर्म निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, उसके बिना ही हमें हमारा जवाब मिल गया। कंप्यूटर जी जवाब वेरीफाई करेंगे, तो उनका जवाब भी है ऑप्शन सी, हमारा जवाब भी ऑप्शन सी। तो यहां पे हम कर सकते हैं स्क्रीन क्लियर और मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो हमारा DPQ2 भी यहां पे हो जाता है समाप्त। परंतु किंतु आपके लिए पढ़ाई करने के चांसेस और पढ़ाई करने के लिए वेज जो होते हैं वो कभी खत्म नहीं होंगे। तो जैसा कि आपको पता है बहुत पहले से कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर एक टाइम पे मतलब कितने 27-28 हजार वीडियोज रहते हैं,
और इतने सारे सेशंस होने की वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे काम के सेशंस, हमारे काम के लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे। तो उसका भैया रामबाण इलाज आपको मैग्नेट ब्रेन्स ने दे दिया है। हमारी वेबसाइट जाके इसे एक्सप्लोर करें, गूगल पे या फिर किसी भी ब्राउजर पे यह नाम डालें magnetbrains.com और उसके बाद इस जर्नी को एंजॉय करें। बस जो भी चीज आप पढ़ना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करते जाइए। उदाहरण के तौर पे आप एनटीएससी पढ़ना चाह रहे हैं, एनटीएससी सिलेक्ट कीजिए। मैथ्स पढ़ना चाह रहे हैं तो भैया मैथ सब्जेक्ट देख लीजिए, टीचर का शक्ल देख लीजिए, नाम देख लीजिए, चूज करिए और वॉच नाउ के टैब पे क्लिक कीजिए। आप वॉच नाउ पे जाएंगे तो फिर वहां पे आपको सारे चैप्टर्स की लिस्ट मिल जाती है और किस चैप्टर में कितने लेक्चर्स बनाए हैं वो भी मिल जाता है। बस आपको जो भी लेक्चर पढ़ना है उसे चूज कीजिए और आसानी से अपनी पढ़ाई कीजिए। अगर मैं इसको आपको और ओपन करके दिखाऊं तो यहां देखिए 18 लेक्चर में से आपको यहां पे 5 दिखा दिए हैं, उनकी ड्यूरेशन दिखा दी है, उसमें क्या पढ़ाया गया है ये बता दिया गया है। अब जो भी लेक्चर आप पढ़ना चाहते हैं उसके वॉच नाउ के टैब पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आपके लेक्चर्स खुल जाते हैं। सेम टीचर्स टीचिंग सेम क्वालिटी कंटेंट, सेम कॉन्सेप्ट, कोई डिफरेंस नहीं है हमारे यूट्यूब चैनल से। बल्कि यहाँ पे तो एक एडवांटेज ये मिलता है कि आपको न्यू एडवर्टाइजमेंट या फिर कोई भी नोटिफिकेशन या फिर कोई भी डिस्ट्रैक्शंस परेशान नहीं करते। आपका पूरा फोकस पढ़ाई पे रह सकता है और आप आसानी से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ DPQ शीट 2 जहां पे हम पढ़ रहे थे 100% फ्री कोर्स ऑफ एनटीएससी सैट स्टेज 1 स्पॉन्सर्ड बाय आपका मैग्नेट ब्रेन्स, आपका फेवरेट चैनल जो कि आपको सारा एजुकेशन प्रोवाइड कराता है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आशा करता हूं कि 8 सवाल आपने आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को शेयर जरूर करें, बिकॉज नॉलेज जितना आप स्प्रेड करेंगे, जितना आप शेयर करेंगे उतना आपका भी इंक्रीज होगा। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से तैयारी करें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।